सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, माफ़ कर देना एक बहुत अच्छा अमल समझा जाता है। ये हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है और बदला लेने वाले से मेरे ख्याल से माफ़ करने वाला बेहतर होता है, बल्कि मज़हब कहता है कि वो अफजल होता है। अच्छा, माफ़ी का दरवाज़ा अगर हम देखें हमेशा खुला रहता है। अल्लाह ताला ने भी इस दरवाजे को खुला रखा है। इंसान कितना ही खताकार क्यों ना हो, कितना गुनाहगार क्यों ना हो, लेकिन इसके बावजूद वो अल्लाह ताला से अगर माफ़ी इस ईमान के साथ मांगता है कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, गफूर रहीम है। माफ़ी मांगने से मेरे ख्याल से तो ज़्यादा मुश्किल काम होता है, वो होता है माफ़ करना। क्योंकि ऐसा इंसान जिसके साथ जुल्म हुआ हो या फिर ज़्यादती हुई हो, नाइंसाफ़ी हुई हो या उसकी हक़ तलफ़ी की गई हो, दिल आज़ारी, वो अपने साथ होने वाले जुल्म या ज़्यादती के ज़िम्मेदार शख्स को माफ़ कर दे, बड़े दिल की बात है, बड़े ज़र्फ़ की बात है, ऐसा ही है। लेकिन ये एक बहुत नेक अमल है। ऐसे इंसान का रुतबा भी यकीनी तौर पे विदाउट एनी डाउट बढ़ जाता है और उसकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होता है। अच्छा, माफ़ करने की सलाहियत भी आपने देखा होगा, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, हर किसी में नहीं होती है। बल्कि आजकल लोग क्या करते हैं कि कुछ गलत हुआ तो बदले की आग में जलना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग बदला लेने के चक्कर में ज़िंदगी भर का नुकसान, अपना नुकसान भी कर बैठते हैं, जिसका एहसास भी होता है उन्हें, लेकिन बड़ी देर हो गई होती है, बाद में होता है। अच्छा नाज़रीन, माफ़ करने वाले की ना सिर्फ दुनिया में पजीराई होती है, हम देखते हैं, बल्कि उसका सिला उसको आखिरत में भी मिलता है, हमारा ईमान ये कहता है। लेकिन कई मौके ऐसे आते हैं जहाँ ये माफ़ी गुनाह बन जाती है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, जहाँ ये माफ़ी, क्या कह रही हूँ मैं, गुनाह बन जाती है। कई मौके ऐसे आते हैं जहाँ ये माफ़ी ही जुर्म बन जाती है। कई मौके ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जहाँ ये माफ़ी नाकाबिले कबूल होती है। कई मौके ऐसे जहाँ माफ़ी देना बहुत बड़ी गलती बन जाती है और ऐसी कई मिसालें हमारे मुआशरे में मौजूद भी हैं जहाँ माफ़ी ही जुर्म बन गया, जहाँ माफ़ी देने वालों पर सवालिया निशान लग गए। अच्छा जी, 8 जून 2011, अपनी मेमोरी रिकॉल कीजिए ज़रा। 8 जून 2011 एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इंसानियत को शर्मा दिया। सरफराज नामी एक लड़का, याद होगा आप लोगों को, जो मैट्रिक का तालिब इल्म था, उसे कानून के रखवालों ने बेनज़ीर भुट्टो पार्क में गोलियां मार दी थीं। तड़पता रहा वो बेचारा, फरियाद करता रहा कि कोई उसे उठाकर हॉस्पिटल ही ले जाए, लेकिन किसी को रहम ना आया, किसी की इंसानियत ना जागी और सरफराज मर गया। मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज होने के बाद चला भी, फिर खबर ही आई कि सरफराज के घर वालों ने सरफराज शाह के कातिलों को माफ़ कर दिया। अब क्यों कर दिया? ये एक पुरअसरार सवाल, सिर्फ सवाल नहीं, पुरअसरार सवाल। कहते तो वो ये थे कि अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया, लेकिन मेरा सवाल फिर वही कि क्या ये ऐसा जुर्म था जिस पर माफ़ करने का सोचना चाहिए था? ये एक ऐसा जुर्म था जिस पर सज़ा ही मिलनी थी, जो कि मिली, लेकिन माफ़ करने वालों ने माफ़ क्यों किया, ये समझ से बालातर है। खुलेआम दिन दिहाड़े आप किसी शहरी को गोली मारकर पैगाम क्या दे रहे थे? उन्होंने ना सिर्फ अपने इदारे की साख शदीद मुतासिर की, बल्कि कौम के एतमाद को भी अगर मैं कहूँ ठेस पहुँचाई तो गलत नहीं होगा। इंसानियत सोज अमल कह दूँ तो भी गलत नहीं होगा। वो सिर्फ एक ख़ानदान के मुजरिम नहीं थे, वो पूरी कौम के मुजरिम थे, पूरी इंसानियत के मुजरिम, रियासत के मुजरिम। इसलिए माफ़ी दे देना कोई काबिल फ़ख्र काम यहाँ नहीं था। इसी तरह एक और मुकदमा सामने आया हमारे माशरे में, जो माफ़ कर देने की रिवायत कायम की इसने। एक और केस, हालिया वाक़या आपको याद करवाऊँ, सलाहुद्दीन। ये वाक़या तो सबको याद होगा। वो ज़हनी माजूर जो इस पूरी कौम को बता गया कि हमारा माशरा, हमारा कानून कितना माजूर है, हमारा निज़ाम कितना माजूर है। क्या कसूर था उसका? मुँह छुड़ाया था किसको? इस निज़ाम को ना, इस अपाहिज कानून को, इस अपाहिज निज़ाम को, इस मफलूज जमहूरियत को। उसका कसूर था क्या? वो मारा किस लिए गया और उसे मारा किसने? उसको इस मुल्क के कानून ने मारा, उसको इस मुल्क के निज़ाम ने मारा, उसको इस मुल्क की जमहूरियत ने मार दिया, और फिर उसके लवाहिकीन ने भी। ये देखिए मेरी बात ही, मेरा पेन बर्दाश्त नहीं कर सका। सलाहुद्दीन की मौत के जिम्मेदारों को माफ़ कर दिया। देखें, माफ़ कर दिया।
हैरान हूं मैं, क्या ऐसी माफ़ी कबूल होगी? हमने तो सुना था कि तौबा कबूल होती है, लेकिन एक वक्त आता है कि फिर शायद तौबा भी कबूल नहीं होती। लेकिन हमारे माशरे की अजीबो गरीब बेहिस रिवायात कह दूँ, जिनको देखकर सवाल भी उल्टा करना पड़ता है कि क्या ये माफ़ी कबूल होगी, क्या ये आला ज़रफ़ी की जो मिसाल कायम की गई कबूल की जाएगी, क्या इस जुर्म में माफ़ी मिलनी भी थी या नहीं? सलाहुद्दीन का कत्ल कानून का कत्ल था, इंसाफ का कत्ल था। जो वर्दी पहनकर पुलिस वालों ने सलाहुद्दीन को मारा, जुल्म किया, ये अगर हम कहें कि कैसे उनको माफ़ी मिल सकती है, कैसे? क्या इससे हम कह सकते हैं कि माफ़ी थी? कैसे? सलाहुद्दीन का कत्ल हो या फिर सरफराज का कत्ल हो, ये हमारे माशरे की कमज़ोरियाँ ज़ाहिर करता है। ये बताता है कि कैसे हमारा माशरा मफलूज है, ये बताता है कि कैसे हमारा कानून अपाहिज है। क्यों आज भी लोगों को कानून पर एतमाद नहीं है? मैं खुले अल्फाज में कहती हूँ, नहीं करते लोग एतमाद, वर्दी वालों, ये पुलिस वालों पे खास तौर पे। क्यों आज भी लोग इंसाफ के लिए आर्मी चीफ से अपील करते हैं, पुलिस वालों पे ट्रस्ट नहीं करता कोई, या फिर चीफ जस्टिस से डायरेक्ट अपील करते हैं, आर्मी चीफ से अपील करते हैं, या फिर चीफ जस्टिस से अपील करते हैं? क्यों आज भी लोग पुलिस स्टेशन जाते हुए घबराते हैं, पुलिस की वर्दियों से घबराते हैं लोग? क्यों आज भी लोग पुलिस की इज्जत नहीं करते? क्यों आज भी आपको ड्रामा देख ले, फिल्म देख ले, पुलिस वाला आपको विलन के रोल में नजर आएगा, हीरो के रोल में नजर नहीं आएगा? पुलिस ने कभी एहतजाज नहीं किया इस बात पे कि ड्रामे में हमें विलन दिखाया गया? ये मुंह बोलता सबूत है इनकी हार के, इनको खुद पता है हम क्या हैं। क्यों आज भी अवाम इस कानून को गालियां निकालते हैं? इसकी बड़ी वजह क्या है जी? ये पुरअसरार वाकयात और पुरअसरार फिर माफिया। आप मुझे बताएं, कसूर में ज़ैनब को बेदर्दी के बाद, ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। अगर फ़र्ज़ कर लें कि उसके कत्ल को ज़ैनब के वालिदैन माफ़ कर देते, तो क्या उसको रिहा कर दिया जाना चाहिए था? क्या वो कौम का मुजरिम नहीं था, सिर्फ वो ज़ैनब का मुजरिम था? या माफ़ करने वाला का मुजरिम था, वो कौम का मुजरिम था? क्या वो इंसानियत का मुजरिम नहीं था? चले कौम भी छोटी चीज़, इंसानियत का दुश्मन था वो, और रियासत का मुजरिम था वो, बिल्कुल था। कुछ जराइम ऐसे होते हैं नाजरीन, कुछ जराइम जो पूरी रियासत के निज़ाम पर सवालिया निशान लगा देते हैं। कुछ जराइम ऐसे होते हैं जो पूरे मुआशरे के लिए खौफनाक अलामत बन जाते हैं। ऐसे होते हैं वो जराइम जो बराह रास्त कौम के लिए, मुआशरे के लिए, रियासत के लिए, निज़ाम के लिए, इंसानियत के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। और ऐसे जुराइम में माफ़ी देना या फिर माफ़ी मिलना या फिर ऐसे जुराइम में रिहा कर देना, खुद आप पर सवाल उठ जाता है ना। बाहैसियत कौम, बाहैसियत एक कौम, ये हम पर सवालिया निशान है कि हम अपने मुआशरे में इस किस्म के जराइम को एक्सेप्ट कर चुके हैं। या फिर ये जो माफ़ियाँ देने वाले हैं, ये बेचारे मजबूर होते हैं, उनकी मजबूरी को कैश करवाया जाता है, ख़रीदा जाता है। ये सोचें हम, उनको मजबूर किया जाता है, मजबूर लोगों को, या फिर उन पर प्रेशर डाला जाता है, दबाव डाला जाता है। सानिया मॉडल टाउन, वो मुकदमा जिसके लवाहिकीन आज भी इंतज़ार में है कि कब उनके प्यारों के कातिल बेनकाब किए जाएंगे, कब उनको इंसाफ मिलेगा। दिन दिहाड़े 14 लोग मार दिए गए, जिनमें औरतें भी शामिल थीं और हामिला ख़वातीन। खुलेआम कहा जाता रहा इनको डंडे नहीं गोलियां दो। क्या कहते थे? इन्होंने डंडे नहीं, इन्होंने गोली देनी की कसूर से होना था कि जिन्होंने तुसी गोली देनी सी तो तुसी दित्ती। क्या कौम, शर्म इनको नहीं आती? बच्चे रो रो कर पूछते रह गए कि उनकी माँ को क्यों मारा गया, उनके प्यारों का कसूर क्या था। लेकिन कुर्बान जाऊं इस जमहूरियत के, आज तक उस सानेह के कातिल पकड़े नहीं गए। शायद वो भी माफ़ी की तलाश में होंगे, लेकिन सानेहा मॉडल टाउन के लवाहिकीन बड़े बहादुर थे। वो अपना सब कुछ खो चुके, उनको किसी चीज़ के खोने का डर नहीं, इसलिए ना वो दबाव में आए ना वो डरे, बल्कि उन्होंने अपने मुकदमे की पैरवी का फ़ैसला किया और आज भी कर रहे हैं। अच्छा जी, एक और सानेहा साहिवाल। 19 जनवरी की सुपहर CTD ने साहिवाल के करीब GT रोड पर, आपको याद होगा, एक मशकूक मुकाबले के दौरान गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। नतीजा क्या निकला जी? एक आम शहरी खलील, उसकी अहलिया और 13 साला बेटी, इन समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए। 3 बच्चे ज़ख्मी हुए और 3 मुबैना दहशतगर्द थे जी, जो फ़रार होने का जिन्होंने दावा किया। वाक़े के बाद CTD की जानिब से मुतज़ाद बयान दिए गए। वाक़े को पहले बच्चों की बाजियाबी से ताबीर किया गया, लेकिन बाद में वीडियो मंजर आम पर आने के बाद मारे जाने वालों में से एक को दहशतगर्द करार दे दिया गया। फिर मामला मीडिया पर आया तो वज़ीर आज़म साहब ने भी नोटिस लिया। अब वाक़े में मुलव्विस जो अहलकार थे उनको हिरासत में लिया गया। तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी गई। JIT जिंदाबाद। JIT तो बड़ी जल्दी तश्कील दी जाती है, काम हो ना हो।
अच्छा जी, रिपोर्ट में मकतूल जो खलील और उसके ख़ानदान को बेगुनाह करार देकर जो सीटीडी अहलकार थे उन्हें जिम्मेदार करार दे दिया गया। आज उस मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। बड़े लोग तकलीफ़ में आए वो फैसला सुनने के बाद। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने सानेहा साहिवाल में जो मुलविस मुल्जिमान हैं उनको शक की बुनियाद पर बरी कर दिया। तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। अदालत ने 53 गवाहों के बयानात कलमबंद किए। तमाम गवाहान अपने बयानात से मुनहरिफ हो गए। गवाहों ने मुल्जिमान को पहचानने से इनकार कर दिया। गवाहों में मकदूल ज़िशान के भाई एहतशाम भी शामिल थे। और फैसले में क्या कहा गया कि जी प्रोसिक्यूशन मुल्जिमों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रही। अदालत फैसला शवाहिद की बुनियाद पर करती है और यह हकीकत है कि चाहे आसमान फट जाए या फिर ज़मीन, अदालत ने फैसला इंसाफ पर मबनी ही करना होता है। अदालत शवाहिद की रोशनी में ही फैसला करती है। लेकिन सवाल ये कि प्रोसिक्यूशन क्यों मुल्जिमान के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रही। और दूसरी बड़ी बात, लवाहिकीन कहते हैं कि वो अदालत के फैसले से मुतमईन है। ये है हमारे मुल्क के कानून का हाल। एक ऐसा वाक़या जिसको सारी दुनिया ने देखा। दिन दिहाड़े एक नाम नेहाद ऑपरेशन किया गया। चले मान लेते हैं कि एक बंदा उनमें दहशतगर्द था, चले यहाँ तक मान लिया या होगा, फ़र्ज़ कर लिया कि उस शख्स के दहशतगर्दों के साथ राब्ते भी होंगे, फ़र्ज़ कर लिया। लेकिन वो शख्स उस वक्त अपने भाई और पूरी फैमिली के साथ जा रहा था ना, उसे रोका जा सकता था, उसकी तलाशी ली जा सकती थी और उसको आप अरेस्ट कर सकते थे। वो कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों समेत पुलिस वालों पर हमलावर हो जाता? इज़ इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता था? आपको लगता है, आपका जहन मानता है? अगर हो जाता, चलें इन वर्स्ट सिनेरियो हो जाता, तब चला लेते गोलियां, पहले क्यों चलाई? इमरान खान साहब ने कौम से कहा था कि वो इस वाक़े की क्या करेंगे जी, तफ्तीश करवाएंगे बड़े मेरिट पर। और ये वाक़या हुकूमत के लिए भी एक टेस्ट केस था। लेकिन इसमें हुकूमत, आज कहना पड़ेगा मुझे, बुरी तरह नाकाम हो गई। तब्दीली गवर्नमेंट, इस मुकदमे को इतना कमज़ोर कर दिया गया कि मुल्जिमान को शक का फ़ायदा मिल गया। अब मुझे बताइए, जब दिन दिहाड़े लोग कत्ल हों और किसी को सज़ा ही ना मिले तो लोग क्या करेंगे? लोग तो फिर मुआफ़ी करना बेहतर समझेंगे ना। लोग कहेंगे कि कौन इतना पैसा बर्बाद करे, कौन इतना वक्त बर्बाद करे, कौन अदालतों के चक्कर पे चक्कर काटे जब सज़ा मिलनी ही नहीं है। तो स्यापा ही मुकाओ ना, सज़ा तो मिलनी ही नहीं, हम अपना वक्त क्यों ज़ाया करें, धमकियाँ अलग से मौसूल करें? क्योंकि पेटी भाई साथ होंगे, तफ्तीश में रुकावट डाली जाएगी, जानबूझकर केस को कमज़ोर किया जाएगा, धमकियां भी दी जाएंगी, प्रेशराइज भी किया जाएगा, अलग से तहकीकात में खलल डाला जाएगा और फिर अदालत को जो शवाहिद फराहम किए जाएंगे वो टू कट शॉर्ट नाकाफ़ी होंगे, नाकाफ़ी। अदालत तो फैसला ही शवाहिद पर करना होता है, ठीक है जी। जब शवाहिद ही नाकाफ़ी होंगे या कमज़ोर होंगे तो फैसला भी लवाहिकीन के ख़िलाफ़ ही आएगा, ऐसा ही है। इसलिए लोग ये सोच कर बैठ गए कि मरने वाला तो मर गया, हमने रो भी लिया, आज तक रो रहे हैं, अब क्या उस पर टाइम और पैसा बर्बाद करना, जबकि बासर अफराद ने तो फिर छूट ही जाना है। हमें क्या मिला गरीबों को? वो बेचारे लोग ये सोच लेते हैं ना, मजबूर लोग। इसलिए कुछ लोग माफ़ कर देने पर मजबूर हो जाते हैं, ये मैं बता रही हूँ आपको। चलें रजामंद भी हो जाते होंगे बेचारे कोई अल्लाह के प्यारे बंदे, ताकि उनका पैसा, उनका वक्त, उनके बच्चे और उनकी जानें, उनकी इज्जतें महफूज रहें। गहरी बात, गौर कीजिए। अपनी जानें, अपने बच्चों की जानें, इज्जतों को महफूज रखने के लिए चुप खामोश हो जाते हैं, खून बहा ले लेते हैं, मुल्क भी छोड़ देते हैं, यहाँ तक होता है। क्योंकि वो जानते हैं कि इस मुल्क का निज़ाम ऐसा है कि यहाँ कमज़ोर को मज़ीद दबाया जाता है और ताकतवर अपनी ताकत के बलबूते पर जो चाहता है कर लेता है, चाहे दिन दिहाड़े बंदे मार दे और घूमता फिरे, दंदनाता फिरे। ये है निज़ाम। ये निज़ामों से ऐसे ही चलता आ रहा, ना जाने कितने सालों तक ये तब्दील नहीं होगा। जो गरीब है वो धनिया चोरी कर ले, धनिया चोरी करने पर बेचारा जेल पहुंच जाता है और अमीर बड़ी करप्शन करने पर लीडर बन जाता है। गरीब पेट भरने के लिए चोरी करता है तो मारा जाता है। अमीर पूरे मुल्क के अवाम का पैसा चोरी कर ले, जायदादें बना ले, मुल्क से बाहर भी जाके, तो हाकिम ही बनता रहेगा और कहलवाता रहेगा। गरीब अगर गरीब से तंग आकर चोरी कर ले, गुर्बत से तंग आ जाए बेचारा और वो चोरी कर ले, तो कानून उसको फ़ौरन ना सिर्फ पकड़ लेता है बल्कि सज़ा भी दे देता है, और देनी भी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, लेकिन बराबर क्यों नहीं है कानून? अगर अमीर अरबों की चोरी कर ले तो ये कानून उसे तहफ़्फ़ुज़ देता है। अब आज का हाल देख लें, हर अमीर, हर साबिक हाकिम
क्या हाल है? कोई जेल के पीछे, किसी को जेल के पीछे जाने का खौफ, कोई जेल से बाहर निकलने के लिए पर तोल रहा है। क्या चोर है ना, डाकू हैं, फ्रॉडी हैं, तो जेलों में बैठे हुए हैं। आज वो तमाम लोग जो इस मुल्क पर हुकूमत करते रहे इतने साल, शदीद बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे। लेकिन ये वो लोग थे कि जिनको छींक भी आ जाए तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती थी कि फ़लाँ को इतनी छींकें आ गई, फ़लाँ को इतनी हिचकियाँ लग गई। इन्हें कहीं दर्द होता था ना, घुटने में दर्द है, यूरिक एसिड बढ़ गया, इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो पूरा मीडिया चीख चीख कर बता रहा होता था कि फ़लाँ जगह में पीड़ हो रही है, दर्द हो रही है जी, ब्लड प्रेशर हाई हो गया फ़लाँ की शुगर लो हो गई, यूरिक एसिड बढ़ गया। अच्छा जी, फ़ौरन खुसूसी त्यारे में फ़लाँ लंदन जा रहा है इलाज की गरज से। तो भाई मौत भी मर जाए ना तो हर जगह इन अमीरों की फातिहा खानी होती है। कानून तो खैर था ही इनका मुहाफ़िज़, अवाम के वोट से हाकिम बनते, अवाम के टैक्स के पैसों से अपने जो कुंबे है उसका मुस्तकबिल संवारते और अवाम को कहते कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। आज मैं एक बार फिर इस हुकूमत से मायूस हूँ, बाकायदा मायूस हूँ, डिसअपॉइंटेड, इसलिए कि इमरान खान साहब इस मुल्क को रियासत मदीना बनाने के दावेदार अभी तक हैं। इमरान खान वो शख्स हैं जो इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ, VIP कल्चर के खिलाफ, दोहरे तालीमी निज़ाम के खिलाफ, नाकिस कानूनी निज़ाम के खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने कौम से वादा किया, एक बार नहीं बड़ी बार, कि जी अब से 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा। गरीब का पाकिस्तान भी वही होगा जो अमीर का पाकिस्तान, और अमीर का पाकिस्तान भी वही जो गरीब का पाकिस्तान। लेकिन सानेहा साहिवाल ने एक बार फिर साबित कर दिया, आज भी खान साहब 1 नहीं 2 पाकिस्तान है, एक अमीरों के और एक गरीबों के लिए। कोई तब्दीली नहीं, नजर नहीं आ रही दूर दूर तक। अमीरों का पाकिस्तान गरीबों के पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है खान साहब। अमीरों के पाकिस्तान में फैसले ऐसे हो जाते हैं, कानून बहुत तेजी से हरकत में आता है, हर आराइश हर आसाइश है। वजारत खारिजा हाउस में टिकटॉक वीडियोस बनाती हैं खवातीन जाके, ज़बानी हुक्म पर बड़े से बड़ा बंदा ट्रांसफ़र हो जाता है, शाह खर्चियाँ हैं, हर चीज़ बोले तो हाजिर हो जाती है, इलाज फौरी, इंसाफ फौरी, तालीम आला, वज़ीरों के साथ साथ उनके दोस्तों के भी फ़ायदे, 5 उंगलियाँ घी में। लेकिन एक है गरीब का पाकिस्तान, दोबारा सुन लें, 2 पाकिस्तान ही है, अभी 1 पाकिस्तान नहीं बना। गरीब मजीद गरीब हो रहा है, कानून से भी डर, इंसाफ वो तो मिल ही नहीं सकता, और अगर मिलेगा अच्छा कैसे मिलेगा, मुझे मिल जाएगा इंसाफ, मैं तो गरीब हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। कभी सलाहुद्दीन बेकसूर मारा जाता है, कभी सानिया साहिवाल मुँह छुड़ाता है, लेकिन इसका पुरसाने हाल कोई नहीं। अवाम आज भी किसी गैबी मदद के इंतज़ार में बैठे हैं। इमरान खान साहब कहाँ गया आपका विजन, कहाँ गया आपका 1 पाकिस्तान, कहाँ है आपका नया पाकिस्तान? आपने जिस नए पाकिस्तान के ख्वाब दिखाए थे पूरी कौम को, वो तो किस तरह का था, ज़रा याद करवाते हैं सबको। रज़ा क्लिप चलाइएगा खान साहब का। खान साहब वो कहते हैं जी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपने तो सुना ही होगा, आपकी अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी है, तो एक्शन जब नहीं होगा तो अल्फाज क्या होंगे, कुछ भी नहीं होंगे। आपसे खुलकर गिला करूँगी, शिकवा करेंगे आपसे, हक है हमारा, आप वज़ीर आज़म है हमारे, लेकिन ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान। ब्रेक से पहले कोई क्लिप दिखाया था जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो इमरान खान साहब हैं उनका, और मैंने कहा था कि आपसे शिकवा करेंगे खान साहब ब्रेक के बाद। खान साहब ये था नया पाकिस्तान, ये था जो क्लिप में मैं आपको दिखाया था आपका नया पाकिस्तान। इसी पाकिस्तान के हसूल के लिए कौम ने आपको वोट दिया था। ऐसा ही इमरान खान साहब, आज भी कौम आपके साथ खड़ी है, सिर्फ इसलिए कि कौम जानती है कि आप करप्ट नहीं हैं, आप ईमानदार हैं, बहुत अच्छे शख्स हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छी नीयत रखते हैं। लेकिन आपकी टीम क्या नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा रही आपकी नीयत का, आपकी अच्छाई का? कहते हैं ना कैश करवाना, आपकी ईमानदारी को कैश करवा रहे हैं आपके नीचे वाले लोग। आज मैं अलग ऐलान कह रही हूँ, आपकी टीम ना अहल है, ना लायक है, और ना अहल टीम ने आपके विजन को भी कहीं दबा दिया। आपकी 22 साल स्ट्रगल पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है नालायकों की टीम ने। इस ना अहल टीम की वजह से आपका विजन कहीं खो गया है, धुंधला दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तब्दीली जरूरी है खान साहब, आपकी टीम के नालायकों को तब्दील करें प्लीज प्लीज, क्योंकि एक नाअहल टीम सबसे ज्यादा नुकसान आपको पता है किसको पहुंचाती है? आप तो कप्तान है, आपको पता ही होगा, कप्तान को पहुंचाती है रियासत मदीना पर। एक और सवालिया निशान सानिया साहिवाल के फैसले ने आपको नहीं लगता कि लगा दिया? यकीनी तौर पर लगा दिया, क्योंकि गरीबों के पाकिस्तान में अगर कोई गरीब कत्ल हो जाए या एक आम शहरी कत्ल हो जाए,
तो या उसे माफ़ी देनी पड़ती है, उस बेचारे को खून बहा लेना पड़ता है, प्रेशर इतना आ जाता है, मजबूरियाँ इतनी ज़्यादा उस बेचारे की होंगी। और अगर कोई गरीब मुकदमे की पैरवी करने की कोशिश भी करेगा तो उसका हाल या तो सानेहा मॉडल टाउन के लवाहिकीन जैसा होगा कि वो आज भी रुल रहे हैं बेचारे, या फिर उनके मुकदमे इतने कमज़ोर कर दिए जाएंगे ताकतवर लोगों की जानिब से कि उनके फैसले सानेहा साहिवाल जैसे फैसलों की तरह आते हैं। माफ़ी देना जिस माशरे में जुर्म समझा जाए उस माशरे का क्या हाल होगा। माफ़ करना एक भलाई है, एक नेक काम है, लेकिन ऐसे जराइम जो इंसानियत, कानून, रियासत, इंसाफ और कौम के लिए सवालिया निशान बन जाएं, जिल्लत का बायस बन जाएं, उन पर क्या सज़ा देना ही वक्त का तकाजा नहीं होगा? खान साहब, हमारे माशरे में जराइम के बढ़ने की एक वजह मुझे ये भी समझ आती है कि लोगों के दिलों से सज़ा का खौफ ख़त्म हो चुका है। कोई ताकतवर है तो उस पर 100 कत्ल माफ़, लेकिन गरीब को यह कानून अपने हाथों से कत्ल करता है। छोटी सी चोरी पे भी पकड़ लेता है, चाहे धनिया चोरी किया जाए। यही वो जमहूरियत के बदतरीन मयार थे जिनसे अवाम तंग थे, ऐसा ही खान साहब। और उनसे तंग आकर अवाम ने मुंतखब किया था आपको, इमरान खान साहब आपको, लेकिन क्या मिला अवाम को? आज हम सवाल पूछने पे मजबूर है ना। सानेहा साहिवाल के जो मुल्जिमान हैं उनकी बरियत ये मिली। और अगर ऐसे ही चलना था तो फिर ये अवाम नवाज शरीफ के साथ भी खुश थे। ऐसा ही है, बड़े लोग हैं जो आज भी नवाज शरीफ के बड़े हामी हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं। नवाज शरीफ भी तो यही करता था ना, यही होता था ना उसके पाकिस्तान में। अगर ऐसे ही चलना था तो फिर ये कौम तो आसिफ अली जरदारी को भी भुगत रही थी, उसके साथ भी खुश थी, बड़े आज भी उसको पसंद करते हैं। अगर ऐसे ही चलना था तो पीपल्स पार्टी के साथ सिंध के अवाम अगले 100 सालों तक चलने के लिए तैयार होंगे, खुश होंगे। अगर ऐसे ही मुल्क ने तरक्की करनी थी तो फिर नून लीग या पीपल्स पार्टी में क्या बुराई थी? पीटीआई वालों, मैं आपसे पूछती हूँ, अगर ऐसे ही काम होने हैं तो मौलाना फजलुर रहमान को कश्मीर कमेटी पर मजीद 20 साल बिठा देना, एहतजाज की धमकियां भी खत्म हो जाएंगी। कोई बात ही नहीं, मौलाना साहब को टेंशन ही नहीं होगी, मरात एंजॉय करेंगे, ददार एंजॉय करेंगे, कश्मीर के लिए कख नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि निजाम अगर ऐसे चलेगा तो मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा खान साहब। कौम ने इस निजाम से छुटकारा पाने के लिए तहरीक इंसाफ के बल्ले को वोट दिया था, क्योंकि कौम तंग आ गई थी शेरों से, कौम तंग आ गई थी तीरों से। कौम ने उस बुसीदा निजाम को, उस नहीं बल्कि इस निजाम को, अभी तक वही निजाम है, नो चेंज, इस निजाम को तब्दील करने के लिए बल्ले को वोट दिया था। कौम ने इस उम्मीद पर पीटीआई को वोट दिया था कि शायद अब ये बल्ला ऐसे छक्के चौके मारेगा कि अमीर और गरीब के लिए कानून एक हो सके। शायद गरीब को एक को भी उतनी जल्दी इंसाफ मिल सके जितना कि एक अमीर और ताकतवर इंसान को मिलता है इंसाफ। शायद एक आम आदमी भी खुद को महफूज तस्वुर कर सके। एक पाकिस्तान में आप कहते थे ना, दो नहीं एक पाकिस्तान, कहाँ है वो एक पाकिस्तान? मुझे तो दो ही नजर आ रहे हैं। लोग समझते थे शायद बेहतरी आ जाएगी आपके आने के बाद, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, ये तो देख रही हूँ मैं, मुझे अफसोस हो रहा है कि जो हाल मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में था, सानेहा मॉडल टाउन, उनके लवाहिकीन का जो हाल था, वही हाल इमरान खान साहब आपकी तब्दीली हुकूमत में भी सानेहा साहिवाल के मुकदमे में हुआ। नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं। एक, इस मुल्क में हर काम ही उल्टा हुआ। मुल्क जमहूरियत में तरक्की करते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इस मुल्क ने आमरीत में तरक्की की। दुनिया में जमहूरियत अवाम के लिए होती है, इस मुल्क में जमहूरियत अशराफिया के लिए थी। जमहूरियत में अवाम की सुनी जाती है। जमहूरियत में तो जमहूर है ना, जमहूर से जमहूरियत निकला, उस जमहूर का मतलब ही अवाम होता है। बहुत से नाज़रीन बेचारों को पता ही नहीं होगा, उन्हें मिला जो कुछ नहीं जमहूरियत के नाम पे। लोगों आपके लिए होते हैं, जमहूर आप है, वोटर है, अवाम है, तभी तो जमहूरियत कहते हैं इसको। लेकिन इस जमहूरियत में क्या मिला? अवाम ही असल हुक्मरान तस्वुर किए जाते हैं जमहूरियत में। इस मुल्क की जमहूरियत में सबसे ज्यादा नजरअंदाज कौन हुआ? यही जमहूर, यही अवाम, ये बेचारा गरीब वोटर। सबसे ज़्यादा इस्तेसाल इसी जमहूर का हुआ, इसी अवाम का हुआ, इसी वोटर का हुआ। दुनिया में पुलिस को देखकर अवाम महफूज तस्वुर करते हैं, इस मुल्क में पुलिस को देखकर अवाम पैसे छुपा लेते हैं, मोबाइल छुपा लेते हैं, चीज़ें छुपा लेते हैं, भाग जाते हैं। दुनिया में फ़ौज के खिलाफ बात करने को गद्दारी कहा जाता है, इस मुल्क में फ़ौज के खिलाफ बात करने को जमहूरियत कहा जाता है, आज़ादी राय कहा जाता है। दुनिया में बगैर सबूत और शवाहिद के इल्ज़ाम लगाना जुर्म तस्वुर किया जाता है, और होता है जुर्म बिल्कुल। इस मुल्क में आए रोज़ रियासती इदारों पर बड़े से बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है, क्योंकि पता है ना कोई पूछेगा, ना कोई कटहरे में खड़ा करेगा। दुनिया में जमहूरियत की वजह से इदारे मजबूत होते हैं। इस मुल्क में जमहूरियत के 10 सालों ने हर सरकारी इदारे का सत्यानाश, बेड़ा गर्क करके रख दिया। दुनिया में जमहूरियत हो तो अवाम खुशहाल होते हैं। इस मुल्क में जमहूरियत परवान चढ़ती है करप्शन से, मनी लॉन्ड्रिंग से, सानेहा मॉडल टाउन से, और अब सानेहा साहिवाल से। इमरान खान साहब, अपने नारों की ही अगर आप लाज रख लें तो बेहतर होगा ना।
क्योंकि सबसे पहले आपने कहा था कि इस मुल्क में 2 पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पे एक पाकिस्तान होगा। तो अगर 2 पाकिस्तान हो तो ऐसे कब तक चलेगा? आज हमें आपसे कहना पड़ रहा है कि सिर्फ एक नज़र, ये देखें, एक नज़र अवाम की जानिब भी कर लीजिए, और दूसरी अपने वजीरों और मुशीरों पर, वरना अवाम ही ना खान साहब आपसे कह दे, एक दिन अवाम ना आपसे कह दे कि खान साहब बस ऐसे नहीं चलेगा। उस दिन का क्या आप इंतजार कर रहे हैं? नजर सानी प्लीज। माफी की बात हो रही है नाजरीन, बड़े लोग माफिया मांग रहे हैं, कहा जाता है नहीं फलां माफी मांग रहे हैं, हम माफी नहीं देंगे। कोई एनओरो मांग रहे हैं, हम एनओरो नहीं देंगे। एनओरो कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म माफी की, समझ लें। एनओरो नहीं मिलेगा, मिलेगा। माफी की बात, कोई एहतजाज की धमकियां दे रहा है, कोई एहतजाज की तैयारियां कर रहा है, किसी को बीमारी ने आ घेरा है, कोई कह रहा है कि जी मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए, कहीं किसी के बाहर जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, चल क्या रहा है? ये तो सियासी टेम्परेचर है, इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान, हमारे खुसूसी नुमाइंदे हैं। जी सदीक, वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सदीक बताइएगा कि आखिर चल क्या रहा है? नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से बहुत से लोग की बात कर रहे हैं जी वो बाहर चले जाएंगे, तो क्या लगता है आपको कि लंदन चले जाएंगे वो? आपने दुरुस्त कहा, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो माहौल बनाया गया है, और अगर आप कल और परसों के हमने जो प्रोग्राम में बात की थी, यही बात की थी, तो बना दिया गया है मीडिया के जरिए, एक माहौल बना दिया गया कि मियाँ साहब बहुत शदीद बीमार हैं। और वो माहौल बनाने के बाद हमने पहले ही अपने प्रोग्राम में बता दिया था कि अब एक दरख्वास्त जो है वो ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। बिल्कुल वही हुआ। आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से दरख्वास्त किसने दायर की? शहबाज शरीफ साहब ने। यह भी एक सियासी हिकमत अमली है कि अब देखें, क्योंकि बहुत सारे एंकर्स, तजियाकारों ने भी ये माहौल बनाया था कि मियाँ साहब डट गए हैं, वो लड़ने को तैयार हो चुके हैं। वो कहते हैं कि मैं जेल से बाहर नहीं आना चाहता, मैं हुकूमत को एनआरओ नहीं देना चाहता, मैं इस हुकूमत से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, मैं इन अदालतों के सामने नहीं जाना चाहता। लेकिन आज क्या हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी, दोनों अदालतों में दरखास्तें दायर की ज़मानत के लिए, और कैसा तेज़ तरीन इंसाफ मिला। काश के ये इंसाफ हर पाकिस्तानी को इसी तरह मिले। अच्छी बात है, इसी तरह हर, अगर ये तब्दीली है, अगर वाकई इतना क्विक हो गया है हमारे इंसाफ के सिस्टम, तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है हम सब के लिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्त फिक्स हो जाती है समाअत के लिए, लाहौर हाई कोर्ट में भी समाअत के लिए दरखास्त फिक्स हो जाती है। फिर यहाँ तक मामला नहीं रहता, आज ही दोनों दरखास्तों की समाअत होती है और दोनों में नोटिस जारी होते हैं फ्री कैन को, और आज ही दोनों दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट भी कल के लिए फिक्स कर देती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कल के लिए फिक्स कर देती है। एक बात ध्यान में रखिए कि जो जुम्मे का दिन होता है, उस दिन जो डिवीजन बेंच होता है, जो 2 जजेस बैठकर दरखास्तें सुनते हैं, वो नहीं होता, क्योंकि हाई कोर्ट्स में ये 12 साढ़े 12 के बाद, 12 साढ़े 12 से पहले सिंगल बेंच होता है, उसके बाद 2 जजेस बैठ के सुनते हैं केसेस। तो जुमे को ऐसा नहीं होता, लेकिन कल के दिन दोनों जगहों पे स्पेशल बेंच बैठेंगे, दोनों अदालतों के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का केस सुना जाएगा। माहौल बना दिया गया है, मीडिया पे पूरा एक माहौल इस तरह का बनाया गया है, और ये बार बार कहा जा रहा है कि अगर कल इन जजेस ने जमानत ना दी, तो अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ हुआ तो ये जजेस भी जिम्मेदार होंगे। उन जजेस के खिलाफ भी माहौल बना दिया गया है, कौम को भी ज़हनी तौर पे तैयार कर दिया गया है, और अब देखना है कि कल अदालत इस हवाले से क्या फैसला करती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से मेयार तय कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच, और वो सुप्रीम कोर्ट का बेंच कह चुका है कि अगर कोई बीमार होता है जेल के अंदर, तो ये ऑप्शन मौजूद है कि उसको कैदी के तौर पर उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए, और मियाँ साहब को शिफ्ट कर दिया गया है। अब मियाँ साहब की और उनकी फैमिली की ख्वाहिश एक ही है, वो ये है कि वो लंदन जाना चाहते हैं। लेकिन ये भी हम इसी प्रोग्राम में बता चुके हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी सजा याफ्ता शख्स को इलाज के नाम पे पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दी गई हो। हाँ, शरीफ खानदान की उनकी किस्मत का बड़ा खुशकिस्मत है, इनकी अक्सर इस मौके पर बड़ी अच्छी होती है। अगर पाकिस्तान के जो 70 साल से जो कवानीन राइज हैं, जो रवायात हैं, जो अदालती फैसलों की रोशनी में कवानीन और चीज़ें, असूल और ज़ाब्ते बने हुए हैं, अगर वो कल तब्दील हो जाते हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज के दिन तक, आज के इस लम्हे तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अदालती फैसले यही कहते हैं, पाकिस्तान का कानून यही कहता है कि किसी सजा याफ्ता शख्स को, किसी मुजरिम को पाकिस्तान से बाहर नहीं भेजा जा सकता। अगर कल नवाज, देखें मैं तो अभी भी ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को लंदन जाने की इजाज़त नहीं मिल सकती। हाँ, उनको ज़मानत देकर पाकिस्तान में इलाज का मौका दिया जा सकता है, लेकिन उनको किसी भी तौर पे लंदन जाने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं कोई अदालत दे सकती, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उनके खानदान के ऑलरेडी 5 लोग पाकिस्तान से फरार हैं, इश्तिहारी हैं, भागे हुए हैं, इलाज के नाम पे पाकिस्तान से बाहर गए और आज तक पाकिस्तान वापस नहीं आए। लेकिन फैसला अदालतों को करना है। कल दोनों अदालतों में केसेस सुने जाने हैं और नवाज शरीफ साहब
एक लंदन जाने की, या ये वहाँ पे जो जाने के ख्वाहिशमंद चले जाते हैं, तो बताइए कि फिर उसके बाद आप नून लीग का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्या तारीख अपने आप को दोहराएगी? नवाज शरीफ कुंभे समेत फरार हो जाएंगे लंदन और दोबारा फिर नहीं आएंगे? देखें, लंदन जाने की बात अभी तो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और अगर जाने की इजाज़त दी गई तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब को दी जाएगी। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ गो कि इन हालात में ये बात कहना बहुत मुश्किल है, जब पूरे मीडिया पे ये माहौल बना दिया गया है कि कल वो लंदन रवाना हो जाएंगे, और बाज़ लोगों ने तो फ़्लाइट नंबर भी बता दिए हैं कि कल इतने बजे फ़लाँ रंग का जहाज़ होगा, फ़लाँ सीटें होंगी, टिकटें बुक हो गई हैं, आगे हसन नवाज, हुसैन नवाज वेलकम कहेंगे वालिद मोहतरम को, डॉक्टरों को तैयार कर दिया गया है, पूरा एक माहौल और पूरी एक फ़िल्म जो है, स्क्रिप्ट जो है वो तैयार कर लिया गया है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया है कि कैसे मुमकिन है कि कोई अदालत नवाज शरीफ साहब को ये कह दे कि ठीक है आप लंदन जाएं इलाज कराने के लिए, क्योंकि देखें आज दो चीज़ें अगर आप देखें, अदालत को क्या बताया गया कि नवाज शरीफ साहब क्योंकि साइन नहीं कर सकते, इतनी उनकी हालत ख़राब है खुदा न खास्ता, इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने अपने नाम से दरखास्त दी है। जबकि दूसरी तरफ एहसन इकबाल ट्वीट करके कहते हैं कि मियाँ साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए कि वो इस मुश्किल में भी कितने मजाक कर रहे हैं, कितनी जुगते मारे हैं, कि उन्होंने डॉक्टरों को कहा कि मेरे प्लेटलेट्स की रिपोर्ट कब आएगी, तो डॉक्टरों ने कहा कि जी वो अभी काउंट कर रहे हैं, रात तक आ जाएगी। तो मियां साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुसलमान मेरा एक ईमान है कि जो शिफा है वो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात ने देनी है। अगर अल्लाह ने शिफा देनी है तो वो पाकिस्तान में भी तो मिल सकती ना, या सिर्फ अल्लाह ताला लंदन में शिफा देंगे? नाउज़ुबिल्लाह, मतलब ऐसे ईमान की कमज़ोरी है ना ये बड़ा कड़वा सवाल है, लेकिन पूछने पे मजबूर हो गई हूँ। देखें उनका ईमान और यकीन ये है कि जो उनको सहूलियात लंदन में मिल सकती हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन उनको वो ये पाकिस्तानी डॉक्टर इस काबिल नहीं है कि इनसे इलाज कराया जाए। वो लंदन के डॉक्टरों को इस काबिल समझते हैं कि वो उनको हाथ लगाने दें, इलाज करवाएं। और जैसे मैंने आपको कहा कि एक तरफ कहा जाता है कि वो साइन नहीं कर सकते, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान को वो फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि फजल रहमान साहब मेरे कारकुन आपके एहतजाज में शामिल होंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी, सब बेहतरीन हो जाएगा। चलिए तीसरी तरफ मुझे पैनल से कॉल आ गई है कि क्लोजिंग की तरफ चलें। ठीक है सदीक जान, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, आपके तज़िये के लिए, तबसरे के लिए, बड़ी खबर के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखेगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।